परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। अल्लामा इकबाल का ये जो शेर है, इससे मैंने शुरुआत इसलिए की है क्योंकि अल्लामा इकबाल हमारी प्रिपरेशन की जर्नी में शुरू से आखिर तक हमारे साथ में रहे। तालीम क्या देती है? असल सवाल ये है कि हम सब क्यों 16 साल 18 साल 20 साल एजुकेशन साइकिल में पूरा हिस्सा लिए बैठे होते हैं। तालीम क्या देती है? तो सबसे पहले तालीम देती है डिसेंसी। आपको एक डिसेंट इंसान बनाती है, आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती है। दूसरी चीज जो तालीम देती है वो देती है बोलने का सलीका। अगर नूर सिद्दीकी यूपीएससी की तैयारी नहीं करता, अगर नूर सिद्दीकी अगर तालीम को इस तरीके से नहीं पढ़ता, नहीं हासिल करता, तो आज नूर सिद्दीकी आज आपके सामने आकर खड़ा नहीं रह पाता, बोल नहीं पाता। यही वो तालीम है जो एक किसान के बेटे शेख सलमान को उसने इस तरीके से एक हीरा बना दिया कि आज वो अनवर गार्डन में नूर साहब और नूर साहब के बीच में मुनव्वर हो रहा है। तो ये तालीम है। और जो तीसरी चीज जो तालीम से आती है वो आता है नजरिया। और यही चीज सिमिलर है यूपीएससी की तैयारी में कि आपको आखिर तालीम से हासिल क्या होता है। मैं समझता हूँ कि तालीम का सबसे बड़ा तोहफा होता है वो होता है नजरिया। नजरिया किस चीज का? नजरिया दुनिया देखने का, नजरिया सच और झूठ को जानने का। अगर मैं कहूं कि तालीम के बिना क्या मैं ये मुल्क कैसे चल सकता है ये जान सकता हूं, तो मैं गलत कह रहा हूं। ये तालीम ही थी जिसने मुझे नजरिया दिया, जिससे मुझे पता चला कि ये मुल्क कैसे चलता है, यहाँ का वजीर आजम क्यों है, यहाँ का प्रेसिडेंट क्यों है, यहाँ पे बैंक क्या काम करते हैं, हमारी तारीख क्या है। तो ये सब आपको हासिल होता है तालीम से। अब मेरी जो जर्नी है, मैं नेक्स्ट इस पॉइंट पे जा रहा हूँ, मेरी जर्नी। अब यहाँ पे मकसद मेरी जर्नी बताना या उसको ब्रैक करना नहीं है। मेरी जर्नी से चंद सबक है, मैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम नूर सिद्दीकी है। 2017 के यूपीएससी एग्जाम में 326 मेरा रैंक आया है। ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। और बुरहानी नेशनल उर्दू स्कूल से, उर्दू मीडियम स्कूल से मैंने 10th तक तालीम हासिल की। फिर मौलाना आजाद कॉलेज से मैंने 12th की पढ़ाई की। उसके बाद क्वींस कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी जो है, जो मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उससे मैंने बीटेक कंप्लीट किया 2011 में। और उसके बाद से 7 साल मुसलसल मैंने यूपीएससी के एग्जाम दिए हैं, 5 अटेम्प्ट दिए हैं, 12 बार फेल हुआ हूँ। 13वीं बार में जो अल्लाह ने कामयाबी दी है, तो आज आपके सामने खड़ा हुआ है। तो मेरे सफर में सबक क्या क्या है? पहला सबक यह है कि क्या जुबान आपके लिए रुकावट बनती है? क्या मेरा उर्दू मीडियम बैकग्राउंड से होना रुकावट बना? क्या नूर सर का हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होना रुकावट बना? क्या अंसार शेख का मराठी मीडियम बैकग्राउंड से होना रुकावट बना? नहीं, मीडियम कभी, जबान कभी रुकावट नहीं बनती। दूसरी चीज, क्या उर्दू कोई रुकावट बनता है? अगर मैं ईमानदारी की बात कहूँ तो 10वीं के बाद जब मैंने 12th में एडमिशन लिया और मुझे पता चला कि उर्दू का मुझे इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो मैं सोचता था या अल्लाह, मैंने उर्दू मीडियम से पढ़ाई क्यों की। वाकई मैंने एक वक्त सोचा। लेकिन स्टीव जॉब्स जो है, एप्पल फोन जो कंपनी बनाती है, स्टीव जॉब जो उसके फाउंडर है, स्टीव जॉब ने एक थियरी दी है, वो है कनेक्टिंग डॉट थियरी। यानी कि जिंदगी में आपकी कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपके आने वाले वक्त में जाके कनेक्ट हो जाएगी, सही जगह पर बैठ जाएगी। और मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की, और जब मैं यूपीएससी की तैयारी में ऑप्शनल सब्जेक्ट देख रहा था, और ऑप्शनल कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ऑप्शनल में आप 270 से ज्यादा मार्क्स नहीं डालें तो आप आईएएस कभी नहीं बन सकते। आपके 2 पेपर होते हैं जो ऑप्शनल के होते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे से स्कोर करना होता है। मैं जब वो ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था तो मेरे सामने थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट सामने आए। लेकिन उस वक्त मेरी नजर गई उर्दू पर। और ये उर्दू की ही मेहरबानी थी कि नूर सिद्दीकी ने 3 बार यूपीएससी का मेंस लिखा है, जिसमें 2 बार उसने ऑल इंडिया उर्दू में टॉप किया है। ये उर्दू की ही मेहरबानी रही है कि आज नूर सिद्दीकी उस ऑप्शनल को, उस जबान को लिखकर, उसमें पर्चे अपने हल करके आज आपके सामने एक सिलेक्टेड ऑफिसर की तरह यहाँ पर सामने आया है। तो दूसरी चीज, जबान या उर्दू भी कोई रुकावट नहीं बनता। तीसरी चीज, क्या आपका बैकग्राउंड यानी कोई ऑर्डिनरी स्कूलिंग, आप एक ऑर्डिनरी स्कूल से पढ़े हो, आपने कॉन्वेंट से तालीम हासिल नहीं की, आप जो है सेंट स्टीफेंस कॉलेज नहीं गए, आप ऑक्सफोर्ड नहीं गए, आप कैम्ब्रिज नहीं गए, क्या जरूरी है कि यूपीएससी या आईएएस निकालने के लिए इन इदारों से आपको तालीम हासिल करना है? अगर आप मेरे बैकग्राउंड को देखें तो उर्दू मीडियम स्कूल, मौलाना आजाद कॉलेज, क्वींस कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, नॉर्मल, बिल्कुल ऑर्डिनरी बैकग्राउंड। सलमान का अगर आप देखेंगे तो उसी तरीके से आजाद कॉलेज में ही लगभग जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन रहा है। नूर भाई ने अलीगढ़ से तालीम हासिल की है। तो बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड हम लोगों में से किसी का नहीं है।
लेकिन हम लोगों के रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्यों? क्योंकि आपका बैकग्राउंड आपके फ्यूचर में, आपके जो अचीवमेंट में है वो भी जाके रुकावट नहीं बनता। तो तीसरी चीज हमारी मेरी जर्नी से ये क्लियर हुई। चौथी चीज, क्या आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड आपकी जिंदगी में आगे रुकावट बनता है? चंद नाम मैं लेता हूं। पहला है शेख सलमान, जिनके वालिद किसान, ठीक है। दूसरा नाम मैं लेता हूं अंसार शेख, जिनके वालिद रक्षा चलाते हैं। ऐसे ही हमारे सर्कल में जानने वाले लोग हैं जो कि खुद भी पेपर डाला करते थे। जो सुबह आपके घर में न्यूज़पेपर आता है वो पेपर डाला करते थे। काफी लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने एक साल छुट्टी लेकर साल भर मेहनत की है, पैसा कमाया है, तो अपनी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर चुके हैं। मालेगांव के खैसरुल हक साहब का अगर मैं जिक्र करूं तो उनका भी अगर हम इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखें, बिल्कुल गरीबी की सतह या ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से उन्होंने निकाला है। और मैं भी एक हम्बल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, गरीबी, पैसा ना होना या इस तरीके की कोई भी रुकावट आपके मुस्तकबिल में आपके लिए रुकावट नहीं बन सकती। तो ये 4 सबक जो है मेरी जर्नी से आपको मिल रहे हैं, ये आप आपके जहन में अभी से अच्छे से बिठा दीजिए। अब जो नेक्स्ट चीज है जिसकी तरफ मैं चल रहा हूं वो है चंद हैबिट्स। याद रखिए, यहाँ पे आके बैठने का मकसद हमारा ये नहीं है कि हम आपको हमारी सक्सेस की बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाएं। हमारा मकसद ये है कि हम आपको चंद वो गुर सिखाएं, चंद वो चाबियां बताएं, चंद वो कीज बताएं जिसको इस्तेमाल करके आप आपकी जिंदगी में आगे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होते हैं, अगर नूर भाई में मैं देखूं, सलमान में देखूं, अंसार में देखूं, हैसर भाई में देखूं या शकील अंसारी में देखूं या इस तरीके से एजाज अहमद, ये जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर मैं इन सब में देखता हूं तो इनमें कुछ चीजें बहुत कॉमन हैं, कुछ आदतें हैं जो बहुत कॉमन हैं। आप आपका मुस्तकबिल नहीं बदल सकते, लेकिन आप आपकी आदतें बदल सकते हैं। वो आदतें आपका मुस्तकबिल बदल सकती हैं। तो जो पहली आदत है जिसपे जो मैंने देखा है कि जो इन लोगों में पाई जाती है वो होती है कंसिस्टेंसी। वो होती है कंसिस्टेंसी। रोज काम करना है लेकिन थोड़ा थोड़ा काम करना है और उसके लिए खुद को ट्रेन करना है। अक्सर ये पूछा जाता है कि सर कंसिस्टेंसी कैसे लाए, और स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्यादातर बैठे हैं तो वो कहते हैं सर कंसिस्टेंसी कैसे है, रोज हम बैठ नहीं सकते। तो मैं उसका बहुत अच्छा एक फॉर्मूला बताता हूँ। कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आता है, पूछता है सर यूपीएससी की तैयारी कैसे करे या एग्जाम की तैयारी कैसे करे, मैं कहता हूँ बैठ जाओ। तो वो समझते हैं मेरे सामने बैठ जाओ। मैं कहता हूँ यहाँ नहीं बैठ जाओ, टेबल कुर्सी पर लेकर बैठ जाओ। और बैठो कैसे? अपना मोबाइल बंद रख दो, व्हाट्सएप को ऑफ रख दो, ठीक है। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उसको आप अपने आप से दूर रख दीजिए और बाद में एक किताब अपने सामने रख दीजिए और कुछ नहीं करना है। 4 घंटे का अलार्म लगाना है और 4 घंटे से पहले उठना नहीं है। 1 घंटा हो जाएगा, आप कुछ नहीं करोगे, आप बोर होने लगोगे। आपका दिमाग कुछ काम चाहता है, आप कुछ करना चाहते हो। बेस्ट एग्जांपल होता है जब आप ट्रेन में जाते हो, नांदेड़ से आप अगर दिल्ली जा रहे हो, तो क्या आपको शौक है वहां पे ट्रेन में ऊपर क्या लिखा हुआ है पढ़ने का? टू स्टॉप द ट्रेन पुल द चेन। क्या आप लोगों को शौक है? नहीं, क्योंकि आपका जहन चाहता है कुछ काम चाहिए, उसको आदत चाहिए, कुछ पढ़ना है उसको। वो कैसे होगा? जब आप उसके सामने कोई चीज रखोगे। आपने किताब रख दी, वो मजबूर होकर वो किताब उठाएगा, वो पढ़ना शुरू कर देगा। ऐसे ही आप ये फॉर्मूला अपनाइए, 3 घंटे से 4 घंटे कीजिए, 4 घंटे से 5 घंटे कीजिए, 5 घंटे से 6 घंटे कीजिए और इस आदत को अपने अंदर लाइए। बिना कंसिस्टेंसी के कभी रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी जो अच्छी आदत होती है वो होती है ग्रुप वर्क। अगर जामिया मिलिया इस्लामिया में हमने साथ में तैयारी की है, हम लोग 9 लोग थे जिसने उर्दू ऑप्शनल के साथ एग्जाम लिखा, जिसमें से 7 लोगों को इंटरव्यू कॉल आया और जिसमें से 4 लोग सिलेक्ट भी हो गए। और जैसे सलमान ने बताया, अगर मार्क्स देखेंगे आप हम लोगों के, मेरे सलमान के हर लेवल पे मार्क्स लगभग सिमिलर है, चाहे इंटरव्यू हो चाहे फाइनल मार्क्स हो, इवन रैंक भी हमारा सिमिलर आया है। तो ये कैसे हो पाएगा? जब आप ग्रुप वर्क करोगे, आप नॉलेज शेयर करोगे। एक बहुत ही अच्छा जुमला है, वो जुमला है कि आपको हकीम नहीं बनना है, आपको हकीम नहीं बनना है। अब हकीम क्या करता है? हकीम अपना फॉर्मूला कभी किसी को नहीं बताता, हकीम का जो नुस्खा होता है वो कभी किसी को नहीं बताता। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा एग्जाम निकालना है, चाहे जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको हकीम की जो खसलत है उसको छोड़ना है, आपको अपनी नॉलेज ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन बांटनी है। क्योंकि रिजल्ट जो आता है वो यही आता है कि 2 रूममेट्स जो साथ में तैयारी करते हैं, जिनको ऑप्शनल सेम है, जिन्होंने साथ में बैठ के एग्जाम लिखा, लगभग सेम सेंटर आए, लगभग एक ही महीने के गैप से जिन्होंने इंटरव्यू दिया, वो दोनों भी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इसी फॉर्मूले पर इंप्लीमेंट करोगे, आप हकीम नहीं बनोगे तो डेफिनेटली आप भी सिलेक्ट हो जाओगे। जो चौथी चीज है जिसकी तरफ आपको फोकस करना है वो है सफाई, क्लीनलीनेस।
अब हम बचपन से सुनते आए हैं कि सफाई आधा ईमान है, सफाई आधा ईमान है, बाकी आधा ईमान है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? जाहिरी सफाई, जाहिरी सफाई, अपने माहौल को अच्छा रखिए, अपने कमरों को अच्छा रखिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपके अंदरून में ले जा रहा हूं। मैं कहता हूं अपनी सोचों को साफ रखिए, अपनी सोचों को साफ रखिए। अगर आप अपनी सोचों को साफ रखेंगे तो आपके एक्शन साफ होंगे। अगर आपके एक्शन साफ होंगे, आपके मामला साफ होंगे। अगर आपके मामला साफ होंगे, आपके लेन देन साफ होंगे। जब आपके लेन देन साफ होंगे, आपकी जिंदगी में सुकून होगा। और जिंदगी में सुकून सिर्फ साफ सोचों से आ सकता है। कोई पैसा, कितना भी बड़ा पोजीशन आपको वो सुकून नहीं दे सकता। तो हमें यहाँ पे क्लीनलीनेस लानी है, सफाई लानी है और साफ सोचों को रखना है। जो नेक्स्ट चीज जिसकी तरफ आपको ध्यान देना है वो है आपकी सोच में आपको अफसरों वाला कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आपकी सोच अफसरों वाली रहेगी, आपको काम भी अफसरों वाला मिलेगा। अगर आपकी सोच दिहाड़ी वाली रहेगी, काम भी दिहाड़ी वाला मिलेगा। मैं जैसे मेरे भाई की लास्ट मंथ जो है 4 तारीख, इसी मंथ जो है 4 जुलाई को जो है शादी हुई है, और वहां पे कैटरिंग का जो काम होते कैटरर्स हमने रखे थे, उसमें से एक लड़का जो है वो मेरे पास आ गया। वो मुझे कहता है सर आप नूर सिद्दीकी है। मैंने कहा आप मुझे कैसे जानते हो? कहता है मैंने सर आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा है। कहा कि सर मैं सेकेंड ईयर में हूं, बीए पढ़ रहा हूं, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। तो उस वक्त मैं उसको देखकर इतना हैरान रह गया, क्योंकि काफी लोग थे, काफी लोगों से मुझे मिलना था, लेकिन मैंने उस लड़के को 10 मिनट से ज्यादा अपने साथ में रखा, उसे तैयारी की सारी बातें बताई, मैंने उसको अपना पर्सनल फोन नंबर शेयर किया। सिर्फ यही वजह थी क्योंकि मैंने उसको कहा बेटा तेरी सोच अफसरों वाली है, अल्लाह तुझे अफसर जरूर बनाएगा। तो यहाँ पे आपको आपकी सोच अफसरों वाली रखनी है। अगर दिहाड़ी वाली सोच रखोगे तो काम भी दिहाड़ी वाला ही मिलेगा। अगर मैं बीटेक कंप्लीट करने के बाद, जैसे मेरा जो इरादा था वो था बीटेक कंप्लीट करने के बाद कनाडा जाना, एमबीए करना और बाहर ही किसी मुल्क में जो है बस जाना। इस मुल्क में मुझे रहना नहीं था, जो मेरी सोच थी उस वक्त। वहां पे जो सबसे अहम रोल अदा किया था मेरे वालिद मोहतरम शोएब सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने ये रोल अदा किया कि वो सबसे पहले मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि बेटा यूपीएससी भी एक चीज होती है, तुम आईएएस क्यों नहीं करते, तुम आईएएस क्यों नहीं करते। और ना ही सिर्फ उन्होंने बताया बल्कि वो मेरे साथ साथ पुणे आए, पुणे के अलावा दिल्ली आए। ज़कात फाउंडेशन में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो वहीं पे बैठ के जफर महमूद साहब से मुलाकात की। और जब भी एग्जाम होता था, एग्जाम के दिन मेरे वालिद का मुझे फोन आता है और आपके वालिद आपको कहते हैं कि बेटा हमने देखा है तुमने मेहनत बहुत की है, अब नतीजा जो भी आए हमको तुम पे भरोसा है। अगर किसी के वालिद अगर ये जुमला आपको सही वक्त पे फोन करके बोल दे तो आपको परफॉर्मेंस का प्रेशर वही खत्म हो जाता है, आप वही कामयाब हो गए। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है, जो फल होता है, फल कोई भी फल अगर होगा, अगर उसको पकाना होगा तो उसे धूप में रखना पड़ेगा। बिना धूप में रखे कोई भी फल नहीं पक नहीं सकता। तो आप जो जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, आपके बच्चे आपके फल है, कच्चे फल है, उनको धूप में रखिए। जब आप उनको धूप में रखेंगे तभी ही वो फल बनकर जो है आपके सामने आएंगे। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स। एक आपके सामने रोल मॉडल है, ना ही सिर्फ उन्होंने मुझे तैयारी के लिए आगे आमादा किया, बल्कि औरंगाबाद में ही काविश फाउंडेशन का जो है उन्होंने जो इनॉग्रेशन भी किया और उसको अभी भी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। और शेख सलमान हमारे काविश फाउंडेशन की ही फर्स्ट बैच के कैंडिडेट है। और जिस दिन रिजल्ट आया है, नूर भाई का मुझे फोन आया और नूर भाई ने मुझे उसी शाम सबसे पहले मुबारकबाद दी। और सबसे बड़ी खुशी उन्होंने यही जाहिर की कि नूर, ये तुम्हारे अकेले सिलेक्शन की मुबारकबाद नहीं है, बल्कि जो सिलसिला है, ये जो सिलसिला है जो पीछे शुरू होने वाला है, जो हम यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं, जो सलमान ने अभी कहा है कि नांदेड़ में अगली बार बाहर से किसी ऑफिसर को बुलाने की जरूरत ना पड़े, नांदेड़ ही से बंदे सेलेक्ट होकर इस स्टेज पर आना पड़े। क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है बहुत जरखेज है। जफर महमूद साहब जो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, जब वो औरंगाबाद आए, जब मराठवाड़ा का उन्होंने दौरा किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ की मिट्टी बहुत जरखेज है। और मैं कहता हूँ कि अगर हमारी हिस्ट्री को उठा के देख ले तो अगर आप जो है रिलीजन को उठा के देख लेंगे, अबुल आला मौदूदी साहब वो औरंगाबाद से, दक्कन से। अगर आप लिटरेचर एंड पोइट्री को देख लेंगे, वली दक्कनी, वली औरंगाबादी कहाँ से है, वो भी दक्कन से ताल्लुक रखते हैं। अगर पॉलिटिक्स की अगर आप बात करेंगे, अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, डॉक्टर रफीक जकरिया वो कहाँ से है,
वो भी दक्कन से है। तो अगर आप जरखेजी की बात करेंगे तो हमारे मराठवाड़ा में, हमारे इस इलाके में कभी कोई जरखेजी की कमी नहीं है। तो आपको आपकी सोच जो है अफसरों वाली रखना है, पेरेंट्स को भी यहाँ पे रोल प्ले करना है। जो नेक्स्ट चीज है जिसपे आपको फोकस करना है वो है सोचने की आदत डालना है। अब आप कहेंगे सर क्या कह रहे हैं, सोचने की आदत डालना है, हम सब तो सोचते हैं। एक बुक आई थी हाउ टू थिंक बेटर, एडवर्ड डी बोनो उसका राइटर है। उसने कहा है कि दुनिया में 2% लोग हैं जो सोचते हैं, 3% लोगों को लगता है कि वो सोचते हैं, और 95% लोग सोचते नहीं है। 95% लोग सोचते नहीं है। अब हम सोचते क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमें जो एक बेसिक क्वालिटी जो है वो पंक्चुअलिटी, यानी कि जो थिंकिंग, आपको वक्त की कदर नहीं है। अगर आज का यूथ अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचेगा तो वो उस वक्त कैसे उसके लिए रेडी रह पाएगा? तो हमें यहाँ पे सोचने की भी आदत डालना है, पंक्चुअलिटी डालनी है, वक्त की कदर कीजिए। जैसे सलमान ने कहा, हमने सही वक्त पे सही काम किया। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नूर सिद्दीकी आपने जिंदगी के 7 साल यूपीएससी की तैयारी में लगा दिए, क्या वो वक्त की बर्बादी थी? मैं कहूंगा अगर मैंने जो रिजल्ट देखा है, बाद में जो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, बाद में जो अल्लाह ने जो मुझे मुकाम दिया है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं 10 साल देने के लिए भी तैयार हूं। क्यों? अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ रहा हूं कि यूपीएससी करने से या इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठने से हासिल क्या होता है। हासिल क्या होता है? पहली चीज जो हासिल होता है वो होता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन आज के इस दौर में, जबकि 125 करोड़ इस मुल्क की आबादी है, बल्कि उससे ज्यादा हो गई है, यहाँ पे अगर यूथ की हम तादाद देखें तो 60% जो है यूथ है। यानी आप मान लीजिए कि एटलीस्ट 60 से 70 करोड़ इस मुल्क में यूथ मौजूद है। जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, इस एग्जाम में सक्सेसफुल बन के सामने आते हैं, तो मुश्किल से हर साल 1000 लोग तो पास होकर इस एग्जाम से जो है प्रोसेस से फिल्टर होकर सामने आते हैं। तो यूपीएससी आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है कि इस मुल्क के 60 करोड़ आबादी वाले इलाके में से आप सबसे कॉम्पिटिटिव यूथ में से एक यूथ है। अब इसका मैं कैसे, इसको सिंपल टर्म्स में कैसे बताऊं, रिकॉग्निशन का क्या मतलब हुआ? औरंगाबाद शहर के जो पुलिस कमिश्नर साहब थे, मैं सेलेक्ट होके वापस आया, दूसरे दिन मुझे, मैं नाश्ता कर रहा था वालदा के साथ में, मुझे फोन आया, पुलिस कमिश्नर साहब कहते हैं कि नू, मैं जो है सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस बात कर रहा हूँ, तुम कल क्या कर रहे हो? अब कमिश्नर साहब का फोन, अगर मैं कुछ कर भी रहा होता तो क्या मैं बताता सर को, क्या सर मैं ये कर रहा हूँ? मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं कर रहा। सर ने कहा कि मैं आपको कल सुबह फोन करूंगा। सर का मुझे कल सुबह फोन आया। जब मुझे सर का फोन आया तो सर ने कहा कि नू, लेट्स हैव लंच टुगेदर। मैं तो खुश हो गया। कहा कि लेट्स हैव लंच इन ताज होटल। अब जिंदगी में आजाद कॉलेज के बाजू तो ताज होटल हमने बहुत बार देखी थी, लेकिन वहां जाके खाना खाने के लिए यूपीएससी निकालना पड़ा है। तो सर ने कहा कि लेट्स हैव लंच एट ताज। मैंने कहा मैं तो खुश हो गया। मैं भी थोड़ा बदमाश था, मैंने कहा सर मैं आऊं कैसे? सर समझ गए कि इसे गाड़ी चाहिए। सर ने कहा कि ठीक है मैं गाड़ी भेजता हूँ। तो बिल्कुल सिलेक्शन के दूसरे दिन, जैसे सर अभी लाल बत्ती की गाड़ी में आए हैं, मेरे घर पे लाल बत्ती की गाड़ी आई। फिर हम जब वहाँ पे लंच के लिए गए, सलमान भी वहाँ पे इनवाइटेड थे और भावेश शर्मा, एक और लड़का जो सिलेक्ट हुआ है, वो भी वहाँ पे इनवाइटेड थे। तो हमारे सरप्राइज के लिए वहाँ पर कलेक्टर साहब, जो रूरल एसपी मैडम है वो खुद, कमिश्नर साहब और जिला परिषद की जो सीईओ मैडम है, चारों के चारों मौजूद थे। यानी अगर मैं कहूँ 4 सीनियर जो है काफी हाई पोजीशन वाले, अथॉरिटी वाले जो ऑफिसर्स है, जो नूर सिद्दीकी को रिजल्ट से पहले जानते नहीं थे, वो उसे इनवाइट करके ताज होटल में खाना खिला रहे हैं। इससे बड़ा रिकॉग्निशन क्या चाहिए? तो पहली चीज जो आपको मिल जाती है वो होता है रिकॉग्निशन। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिलती है, एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्सेस। यानी आपके हाथ में वसाइल आ जाते हैं, रिसोर्सेस आ जाते हैं। मेरे एक दोस्त है जो 2010 में सीनियर्स है, राजेश पौंडी उनका नाम है, 2010 में उनका सिलेक्शन हुआ, गुजरात काडर में अभी वो है। वो एक ही दिन ऐसे ही हम क्लासरूम में बैठे थे, वो सर वहाँ पे आओ, सर कहते हैं कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो मेरा अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं था, और मेरे घर से जो पैसे आते थे वो मेरे दोस्त के अकाउंट में आते थे और मैं उससे निकाल लिया करता था। ऐसे सिलसिला चला। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने यूपीएससी निकाला, 10th रैंक मेरा आया, गुजरात मुझे मिला। अब जिंदगी में जब मैंने मेरा पहला चेक साइन किया, जिंदगी में मैंने जो मेरा पहला चेक साइन किया वो 100 करोड़ रुपए का था। तो एक और डेफिनेटली वो अपनी जाती मिल्कियत नहीं थी, वो काम होने वाला था, पब्लिक वर्क होने वाला था, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा,
जिसके लिए 10 लाख उम्र के एक बड़े हिस्से तक पहुंचते पहुंचते देखना भी मुमकिन नहीं होता। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आप 2 से 3 साल के अंदर आपके हाथ में वो एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्सेज आ जाता है, वो वसाइल आ जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इस एग्जाम के थ्रू आता है। अंसार शेख हमारे सामने बेस्ट एग्जाम्पल है। सिर्फ 27 साल की उम्र में अंसार शेख किसी एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर रहेगा। 21 साल में सिलेक्शन हुआ है। ट्रेनिंग एंड प्रमोशंस के बाद अगर 4 साल मिलाते हैं, 4 से 5 साल अगर लगते हैं आपको वेस्ट बंगाल में ही पोस्टेड, तो एटलीस्ट 27 साल की उम्र में वो कलेक्टर रहेगा। आप सोचिए 27 साल की उम्र में तो लड़का शादी के काबिल भी नहीं होता। तो अगर आप इस एग्जाम को निकालते हैं, उस लेवल पर जाकर अगर आप कम्पीट करने की जरूरत रखते हैं, अगर आप जिद रखते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये भी मुयसर हो सकता है। जो नेक्स्ट चीज और जो लास्ट चीज जो इस पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा, एक मैसेज है मेरा यूथ के लिए। वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि 2050 में मेरा यकीन है कि हमारा मुल्क इस दुनिया का सुपर पावर रहेगा। मेरा यकीन है, स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ है हम इस मुल्क के नौजवानों पर, यहाँ के सिस्टम पर, कि हमारा मुल्क जो है सुपर पावर रहेगा। अब मेरी एज है अभी 27 साल, मैं रिटायर होऊंगा 2050 में। यानी कि जिस वक्त ये मुल्क दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क रहेगा, उस वक्त नूर सिद्दीकी उस वक्त इंडिया के किसी सबसे पावरफुल ऑफिस में बैठा होगा और दुनिया की तारीख भी रकम करने का मौका मिल सकता है। यानी मैं कह रहा हूँ, आज के दौर में आप एग्जाम दीजिए, सेलेक्ट हो जाइए। 2050 में जो सबसे पावरफुल मुल्क रहेगा, आज जैसे अमेरिका है, उसके जो सबसे बेस्ट ऑफिसर्स हैं, आपके पास मौका है कि आप सेलेक्ट हो जाइए और आप न ही सिर्फ इस मुल्क की बल्कि दुनिया की भी तारीख आप रकम कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन हैव। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो इन जनरेशन के पास है। अल्लामा इकबाल का ही एक शेर है जिसमें मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं, न तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। बहुत शुक्रिया।